Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good and I welcome you all again to the YouTube channel of KS Wala. As you know बच्चा कि जनरल इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज फॉर द फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट स्टूडेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेज एंड कमेंट्स कि हमें एक लेक्चर जो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम उसको अपलोड करना था बट ड्यू टू सम रीज़न उसकी जगह जो है रेवेन्यू का लेक्चर ही अपलोड हुआ है. सो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स और मैसेज में हमें जो है रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली उस लेक्चर को फिर से आप एक बार अपलोड कीजिए क्योंकि वी आर एक्चुअली फेसिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम लेक्चर सीरीज पहले से ही देखते आ रहे हैं और मिड में एक लेक्चर जो है वो मिसिंग है जिसकी वजह से हम आगे की प्रिपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है हमें डिफिकल्टी उसमें फेस करनी पड़ती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट टॉपिक विच इज एक्चुअली प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. तो आपका जो आज का टॉपिक होगा दैट विल बी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक जिसने भी पूरी सीरीज पढ़ी है आई होप उसने ये टॉपिक कहीं से तो एटलीस्ट पढ़ा होगा, क्योंकि हमें भी अब तक जो है नज़र नहीं आया. बट जब कमेंट्स आई बहुत सारी, जब मैसेज आई, तब जाके हमें पता चला कि ये लेक्चर मिसिंग है हमारा. सो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है? हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इसे पढ़ा हुआ है. जो बच्चा मेरे साथ कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है इन दिस लेक्चर सीरीज, तो हमने पढ़ा था कि सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किसे हम कहते हैं. ये वो पॉइंट होता है या ये वो सिचुएशन होती है जहां पे एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है, जहां पे एक कंज्यूमर जो है हाईली सेटिस्फाइड होता है. उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये पॉइंट कंज्यूमर का जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है. ऐसे ही जब एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव करता है व्हाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. सो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है इट इज दैट स्टेट या ये वो कंडीशन होती है या ये वो सिचुएशन होती है जहां पे एक प्रोड्यूसर क्या होता है, जहां पे एक प्रोड्यूसर हाईली सेटिस्फाइड होता है. और हाईली सेटिस्फेक्शन कहां पे मिलेगी एक प्रोड्यूसर को? वो तब मिलती है सर जब एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी. जब क्या मिलेगी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी. और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब एक प्रोड्यूसर को मिलती है जब उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे. क्या होंगे? प्रॉफिट्स को क्या किया जाएगा? मैक्सिमाइज किया जाएगा. इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वो स्टेट होता है, वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन में एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट्स को यील्ड करता है. ये आपको याद रखना है. सो इन शॉर्ट वर्ड्स आप ये याद रख सकते हो कि जब भी एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट्स को कमाता है, जहां पे उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो जाते हैं, जहां पे उसके प्रॉफिट्स सबसे ज्यादा होते हैं, उस सिचुएशन में एक प्रोड्यूसर हाईली सेटिस्फाइड होता है. उस सिचुएशन में एक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है. अब और एक चीज यहां पे आपको याद रखनी है कि सर अगर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि क्या प्रोड्यूसर इसके बाद इनपुट्स यूज करेगा, क्योंकि इनपुट्स को यूज करने के बाद ही एक प्रोड्यूसर क्या करता है? एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है. तो आपको यह बात याद रखनी है बेटा कि एक प्रोड्यूसर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद भी इनपुट्स को अगर यूज करता है ना तो उसकी सेटिस्फेक्शन नीचे जाने लगती है, डाउन होने लगती है. इट इज बिकॉज कि वहां से उसका जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ना वो राइज होना शुरू हो जाता है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. ये आपको याद रखना है. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स किसके बराबर होते हैं? प्रॉफिट्स की अगर हम फॉर्मूला देखें, प्रॉफिट किसके बराबर होता है सर? प्रॉफिट बराबर होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. इट मींस कि अगर रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तभी जाके तो एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट को मीट कर सकता है, तभी जाके एक प्रोड्यूसर सेटिस्फाइड हो सकता है. क्योंकि पैसा ज्यादा आना चाहिए, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. यानी जितना पैसा लगा है किसी भी कमोडिटी को बनाने में, ठीक है, उससे ज्यादा रेवेन्यू एक कंज्यूमर के पास आना चाहिए, तब जाके वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेगा. ये आपको याद रखना है. सो सर
हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट को तो समझ गए कि क्या होता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसके एजम्पशंस क्या क्या है कि एक प्रोड्यूसर कब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच सकता है, कैसे वो अचीव कर सकता है, उसको क्या क्या नजर में रखना पड़ेगा, जिन्हें आप कहते हो बेटा एजम्पशंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं एजम्पशंस। अब एजम्पशंस में आपको याद रखना पड़ेगा बेटा पहली चीज कि जब एक प्रोड्यूसर तब इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच पाएगा जब एक प्रोड्यूसर रैशनल होगा। सो याद रखना है आपको कि इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचने के लिए प्रोड्यूसर शुड बी रैशनल। वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब ये है कि एक प्रोड्यूसर को के दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट्स क्या करने हैं, मुझे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। वो हमेशा रैशनल होना चाहिए, वो हर एक चीज को रैशनली देखना चाहिए। दूसरी चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर्स बिहेवियर जो होता है इट शुड बी कांस्टेंट ऑलवेज। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर शुड बी कांस्टेंट या कंसिस्टेंट, हम कह सकते हैं इसको कंसिस्टेंट। प्रोड्यूसर को कंटिन्यूअसली काम करना है, प्रोड्यूसर जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन करना चाहिए, वो कंटिन्यूअसली इस प्रोडक्शन प्रोसेस में होना चाहिए, तब जाके वो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या कर सकता है, मीट कर सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा कि इसमें हमें दो फैक्टर्स लेने पड़ते हैं। हम जब भी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करते हैं तो हमें दो फैक्टर्स को नजर में रखना होता है, यानी टू फैक्टर्स आर इन कंसिडरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स, वो हम आगे पहले भी पढ़ चुके हैं। टू फैक्टर्स शुड बी इन कंसिडरेशन। कौन कौन सा, एक होगा हमारा जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा होना चाहिए वेरिएबल फैक्टर। सो फिक्स्ड फैक्टर में हम क्या लेते हैं, फिक्स्ड फैक्टर में हम मशीन्स की बात करते हैं, ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर में हम लेबर्स की बात करते हैं। सो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये दो चीजें कंसिडरेशन में होनी चाहिए आपके व्हाइल एक्चुअली अचीविंग द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आफ्टर दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट which is conditions of producers equilibrium under marginal revenue and marginal cost approach। कि मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के हिसाब से कौन कौन सी कंडीशंस मीट करनी होती है एक प्रोड्यूसर को ताकि वो अपने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच सके। सबसे पहला जो है, जो कंडीशन आपको याद रखनी है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये आपको याद रखना है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है इट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है सर, दूसरी कंडीशन ये है दैट कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना या मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है उसका जो स्लोप होता है इट शुड बी लेस देन मार्जिनल कॉस्ट स्लोप। यानी स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू should be less than slope of marginal cost। ये आपको याद रखना है। सो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम शॉर्टली ऐसे समझेंगे कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है इट शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम द बिलो। यानी मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। ये आपको याद रखना है। अब इसको और एक तरीके से भी याद रख सकते हैं कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है इट शुड बी राइजिंग। एक्चुअली इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट जो हमारा होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व या मार्जिनल कॉस्ट जो है इट शुड बी राइजिंग। ये क्या होना चाहिए, ये राइज होना चाहिए। उस पॉइंट पे आप कह सकते हो कि हमारा जो प्रोड्यूसर है इट इज इन इक्विलिब्रियम पॉइंट या इट इज एट इक्विलिब्रियम। ये आपको याद रखना है। इसको हम किस तरीके से देखेंगे, मैं आपको इसके लिए ना एक इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके लिए इलस्ट्रेशन क्या है, एक साइड से मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूं, व्हाइट ले लेता हूं, ठीक है। आउटपुट हम लिख लेते हैं, दैट इज यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट। एक साइड से हम लेंगे आपका मार्जिनल रेवेन्यू,
और दूसरे साइड से हम लेंगे मार्जिनल कॉस्ट। आउटपुट वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके का, 9 10 एंड 11। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए, 11, ठीक है। इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू जो है, ये भी आपको पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा इट विल बी कांस्टेंट, क्योंकि आप जो चीज बेच रहे हो, एक चीज बेचो वो भी उतने की होगी, दूसरी चीज बेचो वो भी उतने की होगी, तीसरी चीज बेचो वो भी उतने की होगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिस्किट पैकेट बेच रहे हो, ठीक है। अब बिस्किट पैकेट का जो प्राइस है इट मे बी 10 रुपीज, ठीक है। तो पहला जब आप बेचोगे तो 10 रुपए आपके पास आएंगे, दूसरा बेचोगे तो 10 रुपए आएंगे, दोनों को मिला के आपके पास 20 आएंगे। हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, एडिशनल रेवेन्यू। एडिशनल रेवेन्यू सिर्फ 10 रुपए का क्या होगा, इसमें एडिशन होगा। सो मार्जिनल रेवेन्यू जो भी होगा इट विल बी कांस्टेंट। सो मार्जिनल रेवेन्यू यहां पे 12 12 का दिया गया है कॉन्स्टेंटली, कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपका इट इज कांस्टेंट, दैट इज 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट दिया गया है 15 12, क्योंकि ये तो कम होता जाएगा, जितनी प्रोडक्शन होगी पहले पहले ये कम होगा। 15 12 10 9 8 9 8 7 8 9 7 8 9 10 12 15 10 12 एंड 15। अब इस ग्राफ, इस इलस्ट्रेशन को आप अच्छी तरह देखेंगे, आई होप आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। हमने पहली कंडीशन पढ़ी कि MR शुड बी इक्वल टू MC, पहली कंडीशन। यहां पे भी आपको MR MC के बराबर दिख रहा है, दूसरे में यहां पे भी आपको MR MC के बराबर दिख रहा है। सो दो जगहों पे आपको दिख रहा है, लेकिन हमें दो कंडीशंस मीट करनी है। कौन कौन सी कंडीशन अभी हमने देखा, कौन कौन सी कंडीशन मीट करनी है, कहां पे लिखा हो तो हमने वो, एक मिनट रुक जाओ, यहां पे हमने वो कंडीशन लिखी हुई थी, ठीक है, कि MR क्या होना चाहिए। पहली कंडीशन हमने अभी पढ़ी थी कि MR जो है इट शुड बी इक्वल टू MC, ये पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है इट शुड बी राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग। ये दो कंडीशंस पढ़ी। एक कंडीशन तो दो जगह मीट हो रही है, एक तो यहां पे मीट हो रही है 12 12 पे, ठीक है, और दूसरी यहां पे भी मीट हो रही है। तो क्या यहां पे भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यहां पे भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? नहीं, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो एक ही जगह आपको मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन देख लो, मार्जिनल कॉस्ट जो है इट शुड बी राइजिंग। यहां पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इट इज राइजिंग। यहां पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इट इज डिक्रीजिंग। समझ आ रहा है? तो आपका जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो कहां पे होगा, यहां पे होगा। ये आपको याद रखना है। सो एक इलस्ट्रेशन थी जो मैं आपको दिखा रहा था कि इस तरीके से जो है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच के हिसाब से हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसकी इलस्ट्रेशन भी अगर आपको दिखा दूं मैं, तो इलस्ट्रेशन में आपको इस तरीके से दिखा देता हूं कि अगर मैं इसका कर्व भी बना लूं ना, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व अगर मैं बनाऊं, तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहां पे बना लेता हूं ताकि आपको दोनों चीजें सेम सामने ही रहे। एक साइड से अगर मैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू लूं इस तरीके का, इस साइड से अगर मैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू ले रहा हूं, इस साइड से मैं आउटपुट लूंगा, फिर आउटपुट लूंगा, ठीक है। अब आपको पता ही है कि जब भी हम AR की बात करते हैं, एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल ही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है उनका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहां पे आपको एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। दिस विल बी AR और MR, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब सिर्फ कॉस्ट की बात होगी, ठीक है। कॉस्ट सर 15 से स्टार्ट हो रहा है, 15 10 9 8 7 8 9 10 12 15, पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल जो है कॉस्ट कर्व, वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा कि पहले यहां से ऐसे जा रहा है फिर यहां से ऐसे जा रहा है, इस तरीके से। सो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, लेट इट बी पॉइंट O, यहां पे पहली कंडीशन मीट हो रही है कि MR जो आपका है वो किसके बराबर है, MC के बराबर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन पे यहीं पे मीट हो रही है, क्यों? क्योंकि यहां से जो MC है आपका, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, वो यहां से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। वो यहां से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, यहां से इस पॉइंट से वो राइज हो रहा है। सो इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये आपको याद रखना है। सो इस तरीके से आप इलस्ट्रेशन के हिसाब से भी और डायग्रामेटिकली भी जो है
अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को देख सकते हो जो एक प्रोड्यूसर का होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो अब इसमें और एक चीज भी है, तो अगर हम और एक चीज के हिसाब से भी देख लें तो हमने कहा था कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे एक प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स क्या होते हैं, मैक्सिमाइज होते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉफिट्स मैंने आपको अभी बोला, प्रॉफिट्स की फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ी है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। सो आप वो फॉर्मूला लगा के भी हर एक जगह पे प्रॉफिट जो है निकाल सकते हो, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के हिसाब से। टोटल रेवेन्यू कितना होगा, यहां पे अगर मैं टोटल रेवेन्यू देखूं, ठीक है, इस कंडीशन में अगर मैं टोटल रेवेन्यू देखूं तो आपको टोटल रेवेन्यू कितना देखने को मिलेगा यहां पे फर्स्ट कंडीशन में। चलो पहले पढ़, इसको अच्छे से तरह से बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। कंडीशन फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंडीशन फर्स्ट में आपको जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है या टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। सो वो कितना आएगा आपका, दैट इज 12 + 12। तो यहां पे टोटल रेवेन्यू जो फर्स्ट कंडीशन में आ रहा है आपका, दैट इज 24, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितना आएगा आपका यहां पे, टोटल कॉस्ट दैट इज समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, वही है। टोटल कॉस्ट किसके बराबर आएगा, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। So that will be 15 + 12, that is 15 + 12, that is 27, 27 जरा निकाल लो, ठीक है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, that is 24 minus 27, this is -3, so it means यहां पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा। समझ आ रहा है कुछ बेटा अच्छे से, यहां पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। अब दूसरी कंडीशन में चल रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि सर टोटल रेवेन्यू कितना आएगा यहाँ पे, 12 + 12 + 12 + 12 + 12 12 12 12 यहाँ तक 10 तक, दैट विल बी 120 ऑलमोस्ट, ठीक है। सो इसमें जो दूसरी कंडीशन में, कंडीशन सेकंड जो हमारी है, इस कंडीशन में आपको टोटल रेवेन्यू देखने को मिलेगा, दैट इज समेशन ऑफ एमआर मार्जिनल रेवेन्यू व्हिच इज इक्वल टू 12 × 10, हम सिंपली कह सकते हैं दैट इज 120, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितना आएगा, दैट इज समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ये रहा, ठीक है। That's 12 + 10 + 9 + 8 + 7 + 9 + 8 + 9 + 10 + 12 + 15, इतना। So it actually is around 100. So total cost यहाँ पे कितना आ रहा है, it's summation of marginal cost which is 100. अब जरा फॉर्मूला लगाओ, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, so this is 120 minus 100 which is equal to 20. यहाँ पे आपका प्रॉफिट 20 आ रहा है। अब सर मैक्सिमम आपने बोला था मैक्सिमम आना चाहिए, तो कोई नहीं, यहां पे भी चेक कर लेते हैं कि यहां पे तो नहीं है ऐसा कि मैक्सिमम होगा। इसमें ये 1 कितना आ रहा है, ये वाला आ रहा है आपका प्रॉफिट यहां पे 20 आ रहा है। सो दिस इज दिस कैलकुलेशन, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें मार्जिनल रेवेन्यू की, जो भी मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट पे आ रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, करना नहीं है, आई नो कि यहीं पे मिलेगा, फिर भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। सो दिस इज 10th आइटम, सो हमें 11th आइटम को भी गिनना है। सो टोटल रेवेन्यू किसके बराबर आएगा, 12 + 12 + 12 + 12, दैट इज 120 + 12, क्योंकि 120 + 12 आता है यहाँ पे, तो 120 + 12 कितना आता है, 132, 132। और ये कितना आएगा, 115, 115 जरा माइनस कर लो, 132 - 115, बच्चों की तरह ही कर लेते हैं, ठीक है। दिस 12 - 5, दिस इज 7, यहाँ पे बचे 2 - 1, दैट इज 1। यहां पे कितना प्रॉफिट आया, 17। समझ आ रहा है, प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्लाइन। सो हमने कहा था जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होगा वहां पे आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिल जाएगा। सो दिस इज 20 एंड दिस इज 17। सो प्रॉफिट्स ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा है, कहां पे, इस वाली कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में। So this actually completes your whole topic कि producers equilibrium point होता क्या है। अब आपको मुझे कुछ चीज़ें पढ़ानी है, क्योंकि कुछ प्रॉफिट्स के बारे में या कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी जो आपको याद रखने हैं कि जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं ना, तो प्रॉफिट के एक्चुअली बेटा 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। हम प्रॉफिट की बात कर लें, प्रॉफिट की बात कर लें, इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। 3 एस्पेक्ट्स मतलब 3 टाइप्स भी आप कह सकते हो। पहला जो होता है उन्हें हम कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, उन्हें हम कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारे पास, उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये सिर्फ आपको याद रखना है, आई होप एसएसबी कहीं से ये क्वेश्चन ना पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो होता है हमारा, दैट इज सब नॉर्मल प्रॉफिट्स, सब नॉर्मल प्रॉफिट्स, बस कंडीशन याद रखनी है आपको।
जो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है इसकी कंडीशन क्या होती है, यहां पे आपको टोटल रेवेन्यू जो देखने को मिलेगा इट विल बी ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। ये आपको याद रखना है कि जब हमारा टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन हो टोटल कॉस्ट के, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, उस टाइम पे हम कहते हैं कि कंपनी जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को कमा रही है। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट्स को, नॉर्मल प्रॉफिट्स में आपको टोटल रेवेन्यू जो है वो बराबर दिखेगा टोटल कॉस्ट के, या हम कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू जो है वो आपको एवरेज कॉस्ट के बराबर देखने को मिलेगा। सब नॉर्मल प्रॉफिट्स में आपको देखने को मिलेगा कि टोटल रेवेन्यू जो है इट इज लेसर देन टोटल कॉस्ट, या एवरेज रेवेन्यू जो है इट इज लेसर देन एवरेज कॉस्ट। ये कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। आई होप ये सारा टॉपिक जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको जो है सॉरी कि थोड़ा सा डिले हो गया इस लेक्चर को लाने में, क्योंकि हो सकता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको कुछ तकलीफ हुई हो, उसके लिए सॉरी। बट अगर वो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्दी हम मंडे से ऑलमोस्ट हम MCQ सीरीज भी ला रहे हैं, और प्लस कुछ और कंपोनेंट्स भी हम ऐड करने वाले हैं, आई होप सो। तब तक के लिए आप अच्छी तरह प्रिपरेशन कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, प्यार करना है, ठीक है, और बाकी बच्चों को भी इस चैनल के बारे में बोलना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।